मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम बीए पार्ट 2 की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में थॉमस हॉब्स के पॉलिटिकल आइडियाज़ पर डिस्कशन करेंगे। थॉमस हॉब्स के क्या राजनीतिक विचार थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पूर्व की क्लास में हम थॉमस हॉब्स के कंसेप्ट पर, उसके विचारों पर, उसकी जो पृष्ठभूमि थी, उस समय की तत्कालीन की स्थितियां थी जो ब्रिटेन की, उसके मन और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डाला, किस वजह से उनको ये सब सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, किस उस सिविल वार के टाइम में हमें ब्रिटेन के गृह युद्ध के समय उसने जो दृश्य देखा उस ब्रिटेन का, तो उसके मन में क्या परिवर्तन आया और किस प्रकार से राजतंत्र अंत हुआ, और राजतंत्र के स्थान पर जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो लोकतंत्र भी किस प्रकार से असफल हुआ और उसका भी अंत हुआ। अब पुनः एक फिर से रिवैक होकर के मोनार्की की स्थापना हुई, राजतंत्र की स्थापना हुई, और जेम्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स प्रथम को वहां पर गद्दी पर बैठाया गया। तो ये जो दृश्य था, और उसी अपने ही समय युवावस्था में अमेरिकी क्रांति, और यहाँ तक कि अमेरिकी क्रांति और का भी वहाँ दृश्य देखा, वहाँ का सिविल वार देखा, अमेरिकी क्रांति का दृश्य देखा ठीक है। तो इस प्रकार से उसने बहुत सारी चीजें अपने जीवन काल में देखा, उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। तो इस थॉमस हॉब्स के पॉलिटिकल आइडियाज में हम मुख्य पॉइंट क्या क्या देखेंगे। उस राजनीतिक विचार के समय उसने देखा कि ह्यूमन नेचर को लिया, मानव स्वभाव के लिया, नेचुरल कंडीशन को लिया, नेचुरल जो अवस्था को लिया, नेचुरल स्टेट की बात करता है, प्राकृतिक अवस्था की बात करता है, सामाजिक समझौता, सोशल कंट्रैक्ट की लिहाज से बात करते हैं, नागरिक समाज, राज्य का उदय, सरकार का उदय, समाज का उदय, और इसी को सामान्य रूप से सभी को एक साथ मिलाते हुए उन्होंने क्या नाम रख दिया, कॉमनवेल्थ रख दिया। ठीक है, कॉमनवेल्थ कर दिया, अर्थात सामाजिक समझौते सिद्धांत का थॉमस हॉब्स पहला विचारक था जिसने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया। ठीक है, ये है। और इसके बाद जब लाक है तो लाक ने कि पूछ सकता प्रश्न, कभी आप देखेंगे कि सामाजिक समझौते सिद्धांत का वह कौन सा विचारक है जिसने राज्य और समाज में पहली बार अंतर किया। तो जब अंतर किया तो क्या है, जहाँ लाक आ जाएंगे। जब सामाजिक समझौते सिद्धांत का वह कौन सा विचारक है जिसने राज्य और समाज पर अंतर नहीं किया, तो किसने, पहला थॉमस हॉब्स है। अब हम बात करते हैं कि उसके जो मन में हर प्रकार की जिज्ञासाएं थी, तो उन्होंने, थॉमस हॉब्स ने कहा कि जो मनुष्य के दुख के कारण है, वो मनुष्य के दुख के कारण 3 हैं। अब उस सभी स्थितियों का अवलोकन करने के बाद जो राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा विकसित करने का जो थॉमस हॉब्स प्रयत्न कर रहे थे, उन्होंने अपने युग के राजनीतिक परिदृश्य में जो परिवर्तन देखे, उससे उनके मन में ये विश्वास हो गया था कि मानव सभ्यता की रक्षा के लिए, मानव संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की क्या है, आवश्यकता है। जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि मानव सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की आवश्यकता है, तभी उन्होंने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना पर जोर दिया। उनका मानना था कि जब तक शासन को या राज्य को या सरकार को इतना मजबूत नहीं किया जाएगा, निरंकुश शासन शक्तियां नहीं दी जाएगी, एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया जाएगा, तब तक इस अराजकता और नेचुरल स्टेट में इस अराजकतापूर्ण या इस एनार्की को नियंत्रण में नहीं लिया जा सकता है।
तो इस प्रकार से उन्हें अपने इस दृष्टिकोण को दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार देकर एक नए राजनीतिक दर्शन की शुरुआत किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपने स्वार्थी या जो है गुणों के कारण, क्योंकि उस समय क्या था, सत्ता के परमाधिकार के लिए अपने अपने हितों के लिए आपस में संघर्ष छिड़ गया था। अब वो सत्ता संघर्ष जो है अपनी प्रतिष्ठा और उसका के लिए जब वो लड़ा गया तो उससे अपार जन संपत्ति की हानि हुई और ब्रिटेन को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची। वहां की स्थिति, लोगों के जीवन में इतना परिवर्तन आया तो उन्होंने मानव स्वभाव की पहले व्याख्या की कि मनुष्य ऐसा क्यों करता है। तो मानव स्वभाव की व्याख्या गैलीलियो की यांत्रिकी सिद्धांत से किया। तो सामाजिक समझौते सिद्धांत का थॉमस हॉब्स पहला विचारक है जिसने मानव स्वभाव की व्याख्या यांत्रिकी सिद्धांत से किया, अर्थात वैज्ञानिक ढंग से किया। उन्होंने ये जो स्वीकार किया कि जो अलग अलग हितों, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के हित हैं और पूंजीपति के अपने अलग हित हैं, राजा के अलग हित हैं और वहां पर रहने वाले सामान्य लोगों के अलग हित हैं। आपसी हितों के टकराव और सत्ता के परमाधिकार के लिए, इन सभी चीजों की वजह से ब्रिटेन ने जिस गृह युद्ध का जो दंश झेला, ऐसे में मानव सभ्यता की रक्षा के लिए एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। और मनुष्य के दुख के कितने कारण हैं? 3 कारण हैं। थॉमस हॉब्स ने मानव स्वभाव की व्याख्या करते हुए कहा कि मनुष्य के दुख के 3 कारण हैं। थॉमस हॉब्स ने अपने राजनीतिक विचारों को अपने प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में किया, जिसका तिलिमिंग उसका करके उसका क्या नाम है, एक उस पुस्तक को तिलिमिंग जो है, लेवियाथन को जो है तिलिमिंग, हाँ तिलिमिलिंग के भी कहते हैं। थोड़ा सा कहने में हमें वो प्रोनाउंसिएशन में हम वो हो गया। इसको सही शब्दों में तिमिंगिल कहते हैं, सही शुद्ध शब्दों में तिमिंगिल कहते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर अपने राजनीतिक विचारों की जो है प्रतिपादन जो है थॉमस हॉब्स ने जो है लेवियाथन नामक पुस्तक में किया, जिसकी रचना 1651 में किया था। और उस समय किया था फ्रांस में जब रह रहे थे, क्योंकि अपने जो है राजा के पुत्र चार्ल्स से द्वितीय के समय वहीं थे। अपने उग्र लेखन की वजह से उनको वहां से देश निकाला भी दे दिया गया था। उसने अपने जीवन में जो खट्टे मीठे अनुभव देखे तो उसी के आधार पर उन्होंने इस प्रकार की, क्योंकि वो समझ चुके थे कि यदि राजतंत्र या सरकार या सत्ता इतनी मजबूत होती तो यहाँ इतनी अराजकता की स्थिति ना होने पाती, ठीक है। तो उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों की शुरुआत जो है प्रतिपादन जो है प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में किया। उस राजनीतिक विचारों में पहला बिंदु ह्यूमन नेचर को रखा। तो इससे मनुष्य, अब उन्होंने जो इस समय का जो दृश्य देखा था उनसे ये एहसास हो गया था, जो उस स्थिति थी, मनुष्य स्वार्थ और दुख के कारण जो है अपने पे क्या करते हैं, दुख के जो कारण है उसके 3 हैं। उन्होंने कहा प्रतिस्पर्धा से क्या होता है, संघर्ष को जन्म दिया जाता है। प्रतिस्पर्धा की वजह से, कंपटीशन से क्या होता है, स्ट्रगल क्रिएट होता है, संघर्ष पैदा होता है। और अविश्वास से क्या होता है, भय पैदा होता, डर पैदा हो जाता है। किसी के प्रति अगर कोई अविश्वास पैदा हो जाएगा तो उसके अंदर डर पैदा हो जाता है, भय हो जाता है। और श्री अथवा सम्मान से क्या होता है, लालच। श्री या सम्मान से क्या होता है, लालच पैदा होने लगता है कि हमें भी ऐसा होना चाहिए। तो मनुष्य जो है क्या हुआ, अब ये हुआ कि मनुष्य एक जो उस समय की जो है सिविल वार के समय में थॉमस हॉब्स ने जिस प्रकार से मानव स्वभाव को देखा कि अपने स्वार्थ और क्षुद्र स्वार्थ जो है हितों के कारण किस प्रकार से समाज में अराजकता फैल गई है। प्रत्येक शक्तिशाली व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों के कारण क्या है, दबा रहा, सता रहा, उसका उत्पीड़न कर रहा है। आज भी देखिए समाज में कैसे होता है, क्योंकि आज भी जब राज्य किसी कार्य के प्रति उदासीन हो जाता है तो शक्तिशाली लोग समाज में आसपास में रहने वाले निर्बल लोगों को क्या करने हैं, सताने, दबाने और उत्पीड़न करने लगते हैं। और वहां जब वो व्यक्ति राज्य के पास जाता है, राज्य कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं लोग,
तो दरोगा भी उनको जो है अनसुना कर देता है और व्यक्ति बेबसी होकर के उनका शोषण का शिकार होते हैं। तो व्यक्ति अपने स्वार्थ जो है या क्षुद्र स्वार्थों की वजह से ऐसा जो है समाज में क्या है, इन के कारण समाज में क्या फैल रही, अराजकता फैल रही, एनार्की हो रही, अर्थात एक ऐसी शासन व्यवस्था इस जो जहां पर मानवीय सत्ता नहीं होती है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि एक प्रकार से मानव स्वभाव में क्या होता है, अभी क्षुद्र स्वार्थों की वजह से जब मानव स्वभाव की व्याख्या करते हुए कहते हैं तो हथाम साफ ने कहा कि मनुष्य के हृदय में क्या होता है, अहंकार होता है। और उस अहंकार से दो प्रकार की क्रियाएं संचालित होती हैं। एक फर्स्ट में होता है इच्छा होती है और सेकंड में अनिच्छा होती है। इच्छा की वजह से व्यक्ति क्या होता है, आकर्षित होता, अट्रैक्टिव होता है। और जब अट्रैक्टिव होता है तो उससे क्या होता है, प्रेम करता है, लव करता है। और जब वो लव करता है उससे तो उस वस्तु को क्या करता है, प्राप्त करना चाहता है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि उसी अहंकार से क्या होता है, एक दूसरी की या जो एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी उसकी होती है, जो है प्राउड अहंकार की जो है, प्राउड की जो है, तो क्या होती, अनिच्छा होती है। जब अनिच्छा होती है तो उससे क्या होता, प्रतिकर्षित होता है, उसका मन वहां नहीं लगता, उसके प्रति उसका कोई लगाव नहीं होता है। जब लगाव नहीं होता है तो प्रेम के स्थान पर उसका घृणा होती, अर्थात कहते हैं ना, आई हेट यू, मैं आपसे घृणा करता हूं। तो उस वस्तु से क्या वो व्यक्ति क्या करने लगता है, घृणा करने लगता है। और जब वो घृणा करने लगता है तो उसी वस्तु से व्यक्ति क्या होता है, दूरियां बना लेता है, उससे अलगाव, उससे दूर भागता है, उससे दूर जाने की कोशिश करता है, उसके प्रति जो है कोई लगाव उसका नहीं होता है। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं तो थॉमस हॉब्स कहते हैं कि उस समय की अराजकता की स्थिति में सत्ता के परमाधिकार के लिए और राज सत्ता के स्थापित करने के लिए राजा और प्रजा के बीच में जो लोकतंत्र के समर्थक थे, पार्लियामेंट के समर्थक थे और राजा थे, उनमें क्या हो, सत्ता के परमाधिकार के लिए संघर्ष छिड़ गया। क्योंकि उसका संघर्ष का मूल कारण क्या था कि उस समय की शासन व्यवस्था को स्थापित करने में जो है राजस्व की कमी महसूस हो रही थी। तो पार्लियामेंट जो संसद के लोग थे वहां, तो उनका मत था कि जो टैक्स है जनता दे रही है और जो है मंत्रियों के नियुक्ति में, कर के निर्धारण में, धर्म और संस्कृति के संबंध में राजा को इस जो है संसद की सलाह लेनी चाहिए, इस सलाह लेनी चाहिए, उनकी से एडवाइस लेनी चाहिए। बट जो राजा था वो डिवाइन थ्योरी को एक्सेप्ट करता था, दैवीय सिद्धांत को मानता था। तो दैवीय सिद्धांत को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि हम अपने किसी भी कार्य के लिए हम ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं, ना कि जनता के प्रति। और जो पार्लियामेंट की फॉलोअर थे, जो है जनता के समर्थक थे या उनके परमाधिकार के लिए जो उनके लीडर थे, वो मांग कर रहे थे कि यदि टैक्स हम दे रहे हैं तो राजा को या सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा, ना कि दैवी थ्योरी के प्रति, डिवाइन थ्योरी के प्रति, जैविक अधिकारों के प्रति। क्योंकि हमारे टैक्स से सरकार चल रही है, तो उन्होंने कहा नो टैक्सेशन विदाउट प्रेजेंटेशन, अगर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। लेकिन इस नारा को जो है अमेरिकी क्रांति के साथ जोड़ करके देखा गया। जब थॉमस जो है वहां के नायक, अमेरिकी क्रांति के नायक थॉमस जेफरसन वहां का नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता तो हम टैक्स नहीं देंगे, नो टैक्सेशन विदाउट प्रेजेंटेशन, बिना जो है प्रतिनिधित्व के हम कार्य नहीं देंगे। इसलिए मालगुजारी पहले बंद कर दी जाती, सरकार के लिए एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती होती, क्योंकि जब तक रेवेन्यू नहीं मिलेगा तब तक सरकार अपने राजकाज को अच्छे तरीके से नहीं चला सकती है। तो इस प्रकार से उन्होंने, जब व्यक्ति पाने की इच्छा करता है तो तभी क्या होता है, वस्तु एक है, पाने वाले कई है, तो क्या हो जाता है, संघर्ष बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे सोसाइटी में क्या होता है, संघर्ष बढ़ने लगता है। राज्य सत्ता एक होती है, अब पाने वाले बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो एक दूसरे के प्रति जो भी जहर उगलना चाहें
आज जितना भी उगल सकते हैं वो एक दूसरे के प्रति उगलना शुरू कर देते। चुनाव आया नहीं कि राजनीतिक दलों के नेताओं की जो है भाषा, शब्दकोश, उनकी बोलचाल के जो कल्चर और विचार पूरे चेंज हो जाते। चुनाव समाप्त, सब संस्कारी हो जाते हैं ना। अभी जिसको जो बोलना होता है, जिसकी जिन्हें संज्ञा देनी होती, वो सभी एक दूसरे को दे देते हैं। तो ऐसे में कहते हैं कि वस्तु एक है, राज सत्ता प्राप्त करना है, पाने वाले कई लोग हैं, तो संघर्ष होना स्वाभाविक। लेकिन उनमें गुण पाया जाता है कि जिसके प्रति जब लगाव रहता है तो उससे प्रेम होता, जब प्रेम होता तो उसको प्राप्त करना चाहता है। और उसी में जब किसी की इच्छा नहीं होती, अनिच्छा होती, तो उसको प्रतिकर्षित होता, उससे कोई लगाव नहीं होता है, उसके प्रति कोई लब नहीं होता है। जब लब नहीं होता तो उससे घृणा करता है, जब घृणा करता है तो उससे दूर भागता है। तो इस प्रकार से जो इच्छा बलवती होती है और उसकी इच्छाओं में कमी आती है, तो थॉमस हॉब्स ने अपने राजनीतिक विचारों में, पॉलिटिकल आइडिया में तो मानव स्वभाव की व्याख्या किया। एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव प्रकृति या मानव स्वभाव की व्याख्या किया। अब सेकेंड पॉइंट उन्होंने देखा प्राकृतिक अवस्था, क्योंकि उस समय की जो सत्ता प्राकृतिक अवस्था था, एनार्की या नेचुरल स्टेट की जो बात करते थॉमस हॉब्स से, तो ये कहना चाहते कि जो सत्ता विहीन, अर्थात जहां पर कोई मानवीय सत्ता ना हो, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक अवस्था। और सारी जो व्यवस्था है प्राकृतिक नियमों के आधार पर चल रही होती। थॉमस हॉब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग बुद्धि और बल से क्या थे, समान थे। और जब बुद्धि और बल से समान थे तो आपस में एक दूसरे को देखकर लोग डरते थे, लेकिन आपस में भय पैदा था। वो ये सोच रहे थे, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि शरीर से बहुत शक्तिशाली था तो बुद्धि से कमजोर था। इसीलिए कहते हैं कि जो दुबले पतले लोग होते हैं बुद्धि से ज्यादा अच्छा जो इंटेलेक्चुअल होते हैं। जो स्थूल और मोटे होते हैं तो थोड़ा सा ब्रेनली जो है वीक होते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है ऐसा प्रकृति का नियम होता है कि हर व्यक्ति में या प्रत्येक कैंडिडेट पर सारे विशेषता, सारे गुण को नहीं डाल सकता है। क्योंकि व्यक्ति यदि शक्तिशाली भी हो शारीरिक रूप से, अब मानसिक रूप से बौद्धिक भी हो, तो किसी को मार पीट भी देगा, उसकी अच्छे से धुनाई भी कर देगा, उसको समूल नष्ट भी कर सकता है, और कोर्ट में जा कर के अपने आप को प्रूफ कर करके अपने को दोष से मुक्त भी कर लेगा। ऐसा होता ही। लेकिन ऐसा आप देखे होंगे कि जो बहुत शक्तिशाली होते तो बौद्धिक व्यक्ति हमेशा डरते, सोचते हैं कि फंसा देंगे, कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थितियों में जो थॉमस हॉब्स कहते हैं जो प्राकृतिक अवस्था थी उसका जो वर्णन करते हुए उनकी व्याख्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग बुद्धि और जो है बल से क्या थे, समान थे, बराबर थे, इक्वल थे। तो इसलिए प्राकृतिक अवस्था में कोई संघर्ष, इसमें के संघर्ष, प्राकृतिक अवस्था को ही संघर्ष मूलक अवस्था मानते थे। लेकिन आपस में इस जो है समानता की वजह से जो है प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार थे कि अगर कोई किसी को मारपीट करता तो कोई किसी के साथ गलत नहीं माना जाएगा। कोई बुद्धि से जो है बहुत जो मजबूत है तो कोई शरीर से मजबूत है, अर्थात कोई बल के द्वारा अपनी रक्षा कर रहा तो कोई विवेक के द्वारा अपनी रक्षा कर रहा, अर्थात सभी लोग अपनी रक्षा सेफ्टी करने में सक्षम है। इसीलिए अवस्था चल भी रही थी। तो इसमें उसने कहा कि जो स्थिति थी युद्ध प्राकृतिक अवस्था सबके विरुद्ध, सब जो है एक दूसरे की युद्ध की अवस्था थी, एक दूसरे के विरुद्ध क्या थी, युद्ध की अवस्था थी। तो एक दूसरे के प्रति युद्ध की अवस्था थी। वो कभी भी किसी भी समय कोई भी जो है अस्त्र का उपयोग कर सकते थे। लेकिन उस समय क्या था, मनुष्य का जीवन एकाकी था, मनुष्य का जीवन एकाकी था, दीनहीन था, गणित था, पाशविक और क्षणभंगुर था, सॉलिडेटरी थी, पुअर था, नेस्टी थी,
ब्रिटिश थी एंड शॉर्ट था, अर्थात कम समय था, कब मर जाए कब ना जिंदा रहे इसका कोई कंफर्म नहीं था। लड़ाई झगड़े में किसी का पता रहता है। और उस समय क्या था, जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो व्यापार और उद्योग भी क्या थे, ठप चल रहे थे। झगड़ा करेंगे कि वहाँ दुकान चलाएंगे, आप इंडस्ट्री चलाएंगे जो है। तो इस प्रकार से वहाँ उस स्थितियों का वर्णन करते हुए सारी स्थितियां व्याख्या किया। तो प्राकृतिक अवस्था, मनुष्य के पास कोई प्राकृतिक अधिकार, इस प्रकार से उन्होंने जो है अपने जो है प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया। लेकिन थॉमस हॉब्स ये भी रियलाइज कर रहे थे कि इस तरह की अवस्था में कब तक ऐसे चलता रहेगा काम, इस जो है संभव नहीं है। इससे मुक्ति से जो है कैसे बाहर निकल पाएंगे, इसके कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन से इसके जो है मेथड्स हैं, तरीके, उपाय हैं, विधियां हैं, जिससे हम इस प्राकृतिक अवस्था से, नेचुरल स्टेट से निकल करके हम एक सभ्य समाज में अपना पदार्पण करें। क्योंकि बिना सभ्य समाज के हम अपने आप को अच्छे तरीके से जीवित नहीं रख सकते, क्योंकि ना तो व्यापार है, ना उद्योग है, ना धंधे हैं, सब चौपट हो जाएगा। क्या लोग खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, संस्कृत और सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी। पढ़ने लिखने का कोई टाइम होता, लड़ाई झगड़े वाले करने वाले बच्चों को देखते हो कितना पढ़ते हैं। तो उस प्रकार से उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में 19 नियम थे, 19 रूल्स थे, लेकिन उनमें से 3 रूल क्या है, कंपलसरी है। क्योंकि उन्होंने बताया कि वो 3 रूल कौन से, कि हम सभी को प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए आपस में एक समझौता करना चाहिए। सेकंड में, हम सभी को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार सर्वसम्मति से एक शासक को सौंप देना चाहिए। हम सभी को नेक्स्ट पॉइंट में समझौते का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने जो समझौता का आधार बताया वो डर नहीं था बल्कि बुद्धि था, क्योंकि उन्होंने सोच करके ऐसा कहा किया कि अगर हम यही स्थित रहे ये, क्योंकि आज हम यदि नहीं पढ़े लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा, और रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो आने वाले एग्जामों में हम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे और अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हम आज अपना जो है विषय का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डर से नहीं बल्कि बुद्धि से हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, ह्यूमन इज रेशनल एनिमल, मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और वो अपने विवेकशीलता के आधार पर ही ऐसे जो है चीजों पर सोचता है। तो सामाजिक समझौते के पॉइंट पर आते हैं। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति सभी एक स्थान पर इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे खड़े होकर के कहता है कि मैं अपने अधिकारों को, अपने ऊपर शासन करने को जो है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के जो है इस प्रकार से शक्तियों का समर्पण करता है कि जिस प्रकार से मैं अपने ऊपर शक्ति और अपने अधिकारों का एक व्यक्ति या एक संस्था को या समूह को समर्पित करता हूँ, उस प्रकार से आप भी अपने अधिकार और जो है अपने ऊपर शासन करने का जो है वो पावर एक व्यक्ति एक जो है कुछ समूह को समर्पित कर दीजिए। तो बारी बारी से सभी लोग इस प्रकार से एक तरह का क्या करते हैं, अपनी बात रखते हैं और एक प्रकार से नए समझौता का जन्म हो जाता है। तो एकजुट होकर के अपन ऊपर जो है, तो इस प्रकार से जब समूह और एक व्यक्ति की बात करते हैं तो राजतंत्र अथवा कुलीन तंत्र की बात कहने लगते हैं। और उन्हीं के सामूहिक रूप से जब उस सब चीज समझौता हो जाएगा तो उसी से समाज का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि क्या थी, पहले अराजकता थी, समाज का कोई आशय नहीं था, समाज की कोई मीनिंग नहीं निकल पा रही थी। उद्योग और जो समाज की जो है मतलब जो है एक जो है समृद्ध समाज की जो हम कल्पना करते हैं, जो उसको डिफाइन करते हैं, वो नहीं उस समय उपलब्ध था। क्योंकि अराजकता थी, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी, लोग लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, उद्योग धंधे चौपट थे, नो इंडस्ट्री, कोई औद्योगिक नहीं, उद्योग नहीं थे, कोई ट्रेड नहीं था, कोई व्यापार नहीं था। तो जैसे हम समझौता करेंगे तो उसी से नागरिक समाज का क्या होगा, निर्माण होगा, उसी को हम राज्य कहेंगे, उसी को सरकार कहेंगे। अर्थात तीनों रूपों को मिला करके थॉमस हॉब्स से कॉमनवेल्थ नाम से उसको डिफाइन किया। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि राज्य के पास ऐसी असीम शक्ति होगी कि किसी भी विद्रोह को किसी भी समय जब चाहे उसी समय
दबा सकता है, कुचल सकता है, ताकि कुछ जो है अराजक लोगों की वजह से संपूर्ण समाज का उसका खामियाजा भुगतना ना पड़े। तो और उसने क्या किया, सभी प्रकार राजा के पास इतनी शक्ति दे दी गई, विधायी शक्तियां, कि किसी प्रकार का कानून बना के किसी को दोषी बना करके उसको दंड दे सकता है, जो है ना। और जो राजा ये संपूर्ण निरंकुश होगा, अविभाज्य होगा, असीम होगा, देह होगा अहस्तांतर, इसके पास इतनी शक्तियां होंगी, विधायी शक्तियां, कि जिस समय चाहे जिस प्रकार का चाहे रूल बना सकता है, रेगुलेशंस बना सकता है। कार्यकारी, विधायी व न्यायिक शक्तियों में जो है समाहित होगी। किस में होगी? राजा में, ताकि जैसी स्थितियां चाहे उसी हिसाब से अपने आप को जो है चेंज करके निर्णय ले सके। और थॉमस हॉब्स में नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं, राज्य और व्यक्ति के बीच भी संबंध, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन ए कैंडिडेट। राज्य और व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है, उसको थॉमस हॉब्स का मानना था कि यदि प्रजा राजा को का विरोध नहीं कर सकती है, लेकिन उसमें किसी भी कंडीशन में जो उन्होंने देखा था स्थितियों को, तो उनका उसको अच्छे तरह से अनुभव था, उसका रियलाइजेशन थॉमस हॉब्स कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता को कोई ऐसे अधिकार नहीं दिए जा सकते जो राजा का विरोध करे। अपवाद स्वरूप उन्होंने एक बात कही कि यदि जनता या जो है राजा जनता के प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ है, या उनको की उनका जो है प्राण तरीके से जो है उनका उत्पीड़न कर रहा है, उनके मनमानी कर रहा है, अत्याचार उन पे कर रहा है, तो इस स्थिति में प्रजा राजा का विरोध कर सकती है या उस पद से उसको हटा सकती है। दूसरे राजा को क्या करते हैं? चयन कर सकती, चुन सकती। थॉमस हॉब्स कहते हैं सामाजिक समझौता का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार चाहता है, क्योंकि ये जो है अपनी आत्मरक्षा ना हो, अपनी सुरक्षा की सेल्फ सिक्योरिटी की बात ना हो, तो हमें सामाजिक समझौते की कोई आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। तो सामाजिक समझौते की सिद्धांत क्या चाहती है? आत्मरक्षा का अधिकार चाहती है कि हम कैसे सुरक्षित रहे, सेल्फ सिक्योरिटी की कोई जो हमसे क्या करें, प्रॉमिस करे, वादा करे कि हम आपको जो है सुरक्षित रखेंगे, जो है ऐसा कह करके जो है हॉब्स क्या है, व्यक्ति को क्या कह देता है? साध्य मान लेता है, व्यक्ति को एक लक्ष्य मान लेता है और राज्य के माध्यम से वो साधन हो जाता है। इस प्रकार से जो है साधन और साध्य की बात करते हैं, और इसी से क्या होता है, उसमें व्यक्तिवाद की नींव रखता है। ठीक है। और आज के इस वीडियो क्लास में थॉमस हॉब्स ने अपने इस प्रकार से राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। उस समय की जो तत्कालीन स्थिति थी उनका उसने बहुत अच्छे और मार्मिक तरीके से वर्णन किया, क्योंकि उसका अगर वर्णन इस जो है सरल और साध तरीके से ना होता तो उसके संबंध में कुछ कहना मुश्किल होता। क्योंकि किसी भी राजनीतिक विचारक का प्रभाव जो पड़ता है वो किस पर पड़ता है? उसकी तत्कालीन परिस्थितियों पर पड़ता है। हॉब्स ने भी अपने राजनीतिक जो विचार दिए, जो अपने पॉलिटिकल आइडियाज दिए, वो तत्कालीन इंग्लैंड की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही दिया, क्योंकि उन्होंने देखा जो इंग्लैंड की जो कंडीशंस थी, किस प्रकार की अराजकता थी, लोग कैसे परेशान थे, लोगों का जीवन असहाय था, मलिन था, पाशविक था, क्षणभंगुर था, किसी के जीवन का कोई स्थायित्व तो नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार ये इस तरह की अराजकतापूर्ण ये प्राकृतिक अवस्था को हम कब तक फेस करते रहेंगे? इससे बाहर निकलने का हमें रास्ता भी चाहिए। तो उन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने, थॉमस हॉब्स ने उसका विश्लेषण भी किया, विवरण भी दिया, उसकी व्याख्या भी किया। अब व्याख्या करके बताने का प्रयास किया कि मनुष्य के जीवन को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। तो उन्होंने सोशल कंट्रैक्ट की बात कही, सामाजिक समझौते की बात कही कि यदि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग, सभी लोग मिलकर के यदि इस सामाजिक समझौते का पालन करेंगे
तो हम ये अपनी प्राकृतिक अवस्था से निकल करके सब समाज या नागरिक समाज की ओर पहुंच जाएंगे और हम एक राज्य या सरकार का गठन करेंगे। राज्य का गठन करेंगे, सरकार का गठन करेंगे, नागरिक समाज का गठन करेंगे और हम एक सभ्य और उन्नत समाज की ओर अग्रसर हो जाएंगे, जहां पर लोग सुखी होंगे, संतुष्ट होंगे, अराजकता की स्थिति नहीं होगी, मतलब अर्थात हम एक तरह से मानवीय सत्ता होगी और लोग जो एक दूसरे की युद्ध की विरुद्ध अवस्था थी वो वहां पर इस कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, तो जब ये सब सारी चीजें नहीं होंगी तो व्यक्ति का जीवन सुखी और खुशहाल होगा। इस शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक राजा के पास ऐसी शक्तियां होनी चाहिए, ऐसे पावर्स होनी चाहिए ताकि वो कंडीशन के आधार पर किसी प्रकार से अपने आप को परिवर्तन कर सकता है, चेंज कर सकता है, बदल सकता है। ठीक है, आज की इस वीडियो क्लास में BA पार्ट 2 की थॉमस हॉब्स के राजनीतिक विचारों का जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो क्लास बेहद महत्वपूर्ण है और पूरे कंसेप्ट के साथ आप इन सभी को सुन करके अच्छे विचारों के माध्यम से थॉमस हॉब्स के राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो क्लास यहीं तक।